Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students. Welcome in lecture number 1 of chapter 7 of NBF Biology 11, in which we are going to study Introduction and Diversity among Protists. प्रोटिस्टा एंड फंजाई ये दो अलग अलग किंगडम्स हैं और इस चैप्टर में इन दोनों किंगडम्स को यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है। इन दोनों किंगडम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो या फिर वो जो 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इस बुक में हम फॉलो कर रहे हैं, दोनों के मुताबिक आप देखिए कि प्रोकैरियोट्स ये एक अलग डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करें, बल्कि आपको बताया था कि प्रोकैरियोट्स के 2 डोमेन्स हैं। उनमें से एक बैक्टीरिया, जिनको पहले यू बैक्टीरिया कहते थे, आजकल इनको बैक्टीरिया डोमेन कहा जाता है। ये एक अलग डोमेन है और एक अलग किंगडम कहलाती है। लेकिन इस डोमेन में और इस किंगडम के अंदर सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। दूसरी तरफ एक और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की डोमेन, जिसे पहले आर्कियोबैक्टीरिया कहा जाता था, अब उनको आर्किया कहा जाता है। तो इस आर्किया डोमेन में भी सारे प्रोकैरियोट्स इंक्लूडेड हैं। उसके बाद फिर तीसरा डोमेन यूकैरिया का डोमेन है। यूकैरिया जिसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इसमें टोटल 4 किंगडम्स हैं। उनमें से एक प्रोटिस्टा किंगडम या समटाइम इसको प्रोटोक्टिस्टा भी कहा जाता है, प्रोटिस्टा या प्रोटोक्टिस्टा। तो ये प्रोटिस्टा या प्रोटोक्टिस्टा और उसके बाद फिर किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी, ये 4 किंगडम्स यूकैरिया डोमेन से ताल्लुक़ रखते हैं। इन चारों को कलेक्टिवली यूकैरिया कहा जाता है। यूकैरिया का मतलब है कि इसके अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं, यूकैरिया। तो ये 3 डोमेन्स बनते हैं, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया। तो इस वक्त हम जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। पिछले चैप्टर में हमने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक ही डिस्कस किया था। अब हम यूकैरिया डोमेन में दाखिल हो रहे हैं और इसमें सबसे पहली किंगडम जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोटिस्टा। तो आज का हमारा ये लेक्चर प्रोटिस्टा किंगडम के एक इंट्रोडक्शन के हवाले से, इसमें हम जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटिस्टा को डिस्कस करेंगे और प्रोटिस्टा के जो मेजर ग्रुप्स हैं उनमें से एक ग्रुप को फर्दर डिटेल से आगे कवर कर पाएंगे। किंगडम प्रोटिस्टा ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की एक ऐसी किंगडम है जिसमें ऐसे यूकैरियोट्स इंक्लूड किए जाते हैं जो बाकी यूकैरियोटिक किंगडम से किसी न किसी बुनियाद पर डिफर करते हैं। उन सब को मिलाकर ये किंगडम बनाई गई है। आप यहाँ पर इस कॉन्सेप्चुअल डायग्राम के अंदर भी देख रहे हैं कि प्रोटिस्टा के मेंबर्स डायरेक्टली प्रोकैरियोट से इवॉल्व हो रहे हैं, और जबकि इसके अलावा बाकी जो तीनों यूकैरियोटिक किंगडम्स हैं, प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई, इनके ऑर्गेनिजम्स आपको प्रोटिस्टा से इवॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। तो दरअसल प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स तो मौजूद हैं, लेकिन ये वो यूकैरियोट्स हैं जो डायरेक्टली प्रोकैरियोट से ओरिजिनेट हुए हैं। दरअसल ये किंगडम प्रोटिस्टा में जो वर्ड प्रोटिस्ट है, इसका मतलब भी वेरी फर्स्ट होता है। प्रोटिस्ट एक ग्रीक वर्ड है और इस वर्ड का मतलब क्या है? प्रोटिस्ट का मतलब है द वेरी फर्स्ट। द वेरी फर्स्ट इनको किस बुनियाद पर कहा जा रहा है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं? द वेरी फर्स्ट इनको इस वजह से कहते हैं कि दे आर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ यूकैरियोट्स दैट हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स। ठीक है, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स से ओरिजिनेट हुए हैं, वहां से इवॉल्व हुए हैं। तो यूकैरियोट्स में जो सबसे पहला ग्रुप प्रोकैरियोट से इवॉल्व हुआ है वो ग्रुप दरअसल प्रोटिस्टा कहलाता है। तो प्रोटिस्ट वर्ड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ही द वेरी फर्स्ट है। और ये वेरी फर्स्ट किस पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी फर्स्ट है? ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी फर्स्ट है कि दे आर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दैट हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन में रीजन भी पूछा जाता है कि द वर्ड प्रोटिस्ट मीन्स द वेरी फर्स्ट।
So why they are supposed to be the very first, या what is the basis of the name protist, इनके नेम की बेसिस क्या है? तो आपने कहना है कि they are supposed to be the very first eukaryotes that have been evolved from prokaryotes, therefore they are named as protist. इनको protist का नेम इस बुनियाद पर दिया गया है। और बाकी जितनी भी यूकैरियोटिक किंगडम्स हैं वो आप देख रहे हैं कि इन प्रोटिस्ट से फिर इवॉल्व होती हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा को अगर हम करेक्टराइज करें तो किंगडम प्रोटिस्टा में आपको ये चीज़ तो नज़र आ रही है कि ऑल ऑफ देम आर यूकैरियोट्स, ऑल ऑफ देम आर यूकैरियोट्स। ये तमाम प्रोटिस्ट का एक यूनिफॉर्म करेक्टर है, ऑल ऑफ देम आर यूकैरियोट्स। और दूसरा यूनिफॉर्म करेक्टर आपको प्रोटिस्ट में ये मिलेगा कि दैट दे आर डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ द प्रोकैरियोट्स, दे आर डायरेक्ट डिसेंडेंट्स। डिसेंडेंट का मतलब होता है औलाद, बाद के ऑर्गेनिजम्स को डिसेंडेंट कहते हैं। तो दे आर डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के ये डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं, प्रोकैरियोट्स की ये औलाद हैं। डायरेक्टली प्रोकैरियोट से जो यूकैरियोटिक ग्रुप ओरिजिनेट हुआ है वो प्रोटिस्टा है, और उसके बाद फिर इनसे आगे प्लांटी, एनिमेलिया और फिर फंजाई ओरिजिनेट हुए हैं। तो आपको तमाम प्रोटिस्ट के अंदर ये यूनिफॉर्म कैरेक्टर्स जरूर नजर आएंगे। ऑल ऑफ देम आर यूकैरियोट्स, दे आर डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ द प्रोकैरियोट्स। इसके अलावा आपको इनके अंदर कोई एम्ब्रियोनिक स्टेजेस दिखाई नहीं देती हैं, यानी इनका जाइगोट डायरेक्टली पेरेंट बॉडी में स्टैब्लिश हो जाता है। देर इज नो एन इंटरमीडिएट स्टेज, देर इज नो डेवलपिंग स्टेज, दे शो नो डेवलपिंग स्टेजेस। डेवलपिंग स्टेजेस से मतलब है जैसे आप प्लांट्स में या एनिमल्स में एक स्टेज देखते हैं डेवलपमेंट के दौरान, दैट इज नोन एज एम्ब्रियो। तो वो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस यहाँ पर मौजूद नहीं है। डेवलपिंग स्टेजेस से मतलब है एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। यहाँ पर एम्ब्रियो नहीं बनता, यहाँ पर इनका जाइगोट डायरेक्टली एडल्ट बॉडी में स्टैब्लिश हो जाता है। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको डिफर करते हुए नजर आ रहे हैं कि इनमें कोई एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पर ये डायरेक्टली एडल्ट बॉडी के अंदर स्टैब्लिश हो जाएंगे। तो ये जो मैंने आपको फीचर्स पॉइंट आउट किए हैं प्रोटिस्टा के, इन फीचर्स को कॉमन फीचर्स आप कंसिडर कर सकते हैं। दीज आर कॉमन फीचर्स ऑफ ऑल प्रोटिस्ट। कॉमन फीचर्स या इनको यूनिफाइंग फीचर्स भी कहा जा सकता है, यूनिफाइंग फीचर्स। लेकिन इसके बरक्स बाकी और कई एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जिनकी बुनियाद पर प्रोटिस्ट एक दूसरे से डिफर करते हैं। ना सिर्फ ये प्रोटिस्ट एक दूसरे से डिफर करते हैं बल्कि ये अपने अपने रिलेटिव से भी डिफर करते हैं। अपने अपने रिलेटिव से मतलब है कि इस वक्त जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म प्लांट लाइक हैं जिनको वहां से एक्सक्लूड करके इधर शामिल किया हुआ है। इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म एनिमल लाइक हैं जिनको एनिमेलिया किंगडम से निकाल कर यहाँ पे शामिल किया हुआ है। और इसके अंदर कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो फंजाई लाइक हैं जिनको किंगडम फंजाई से निकाल कर यहाँ पे शामिल किया हुआ है। तो क्यों इनको वहां से निकाला, इनकी रिस्पेक्टिव किंगडम से इन ऑर्गेनिजम्स को क्यों निकाला गया है? तो असल में हर एक ये ग्रुप जो अपनी रिस्पेक्टिव किंगडम से निकाला गया और अब इसको प्रोटिस्टा में शामिल कर दिया हुआ है, तो वो किसी न किसी करैक्टर के डिफर करने की वजह से वहां से निकाला गया है। अभी हम वो रीजन ऑफ एक्सक्लूजन पढ़ेंगे कि क्यों वो पर्टिकुलर ग्रुप्स निकाले गए और वो सारे मिलाकर फिर ये किंगडम बना दी गई है। तो इस वक्त आपको इस किंगडम के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नजर आएंगे क्योंकि जाहिर है कि ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म भी हैं, एनिमल लाइक भी हैं, फंजाई लाइक भी हैं। तो इस लिहाज से ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन पाई जाती है। तो उस वेरिएशन को अभी हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं। लेकिन आप ये याद रखिए कि किंगडम प्रोटिस्टा को अगर हमने डिफाइन करना हो तो डिफाइन इसी तरह से करते हैं। एक तो देखो ये जो कैरेक्टर्स आपको बताएं ये फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं, डेफिनेशन के तौर पर इनको भी यूज किया जा सकता है कि प्रोटिस्टा इज द किंगडम ऑफ organisms which are all eukaryotes which are direct descendants of the prokaryotes and which show no developing stages। इस तरह भी इसको डिफाइन किया जा सकता है। और इसके अलावा एक और डेफिनेशन इनकी ये हो सकती है कि आप इनको डिफाइन करने के लिए ये कह सकते हैं कि प्रोटिस्ट आर एक्सक्लूजन्स ऑफ अदर यूकैरियोट्स। आप इसको डिफाइन करने के लिए ये वर्डिंग भी यूज कर सकते हैं कि प्रोटिस्टा इज द एक्सक्लूजन ऑफ अदर यूकैरियोट। एक्सक्लूजन से मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम अदर यूकैरियोटिक किंगडम, उनको एक्सक्लूजन्स कहा जा रहा है।
So kingdom Protista consists of exclusions of other eukaryotes. दूसरे यूकैरियोट्स की exclusions पर मुश्तमिल हैं ये, दूसरे यूकैरियोट्स की exclusions पर ये मुश्तमिल हैं। exclusions का मतलब क्या मैंने बताया, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी न किसी बुनियाद पर, किसी न किसी वजह से वो अपनी रिस्पेक्टिव किंगडम से निकाले गए हैं, यानी प्लांटी से कोई मेंबर्स निकाल दिए गए हैं, जैसे एल्जी अभी आपको यहाँ पे नजर आएंगे। एनिमेलिया से कुछ ग्रुप्स को निकाल दिया गया जैसा कि प्रोटोजोन्स, और फंजाई से कुछ ग्रुप्स को निकाल दिया गया है जैसा कि स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड। तो ये ग्रुप्स जो यहाँ पर अपनी अपनी किंगडम से निकाले गए हैं उनको एक्सक्लूजन्स कहा जा रहा है। तो उन एक्सक्लूजन्स ऑफ यूकैरियोट्स को मिलाकर ये किंगडम बनाएगी। लिहाजा आप किंगडम प्रोटिस्टा को डिफाइन करते हुए ये भी कह सकते हैं कि दिस किंगडम इज द एक्सक्लूजन ऑफ अदर यूकैरियोट, या दिस किंगडम कंसिस्ट ऑफ eukaryotic organisms which are direct descendants of the prokaryotes and which show no developing stages। तो ये दोनों तरह से ये किंगडम डिफाइन की जा सकती है। अच्छा, किंगडम प्रोटिस्टा के हवाले से अभी आपको जैसे मैंने बताया कि किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डाइवर्सिटी शो करते हैं, क्योंकि इनमें प्लांट लाइक, एनिमल लाइक और फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, तो दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी। डाइवर्सिटी अमंग प्रोटिस्ट अगर देखी जाए कि प्रोटिस्ट में डाइवर्सिटी किस तरह की आपको नज़र आती है, तो इसमें आपको ये डाइवर्सिटी नज़र आएगी। साइज के लिहाज से ये डाइवर्सिटी शो करते हैं, इनका साइज एक दूसरे से वेरी करता है। साइज के लिहाज से इनमें कुछ बहुत बड़े साइज के ऑर्गेनिजम्स मौजूद होंगे और कुछ बहुत छोटे साइज के ऑर्गेनिजम्स मौजूद होंगे। मिसाल के तौर पर साइज के लिहाज से अगर देखा जाए तो इनमें माइक्रोस्कोपिक साइज से लेकर कुछ माइक्रोस्कोपिक साइज के ऑर्गेनिजम्स इस किंगडम के अंदर मौजूद हैं, तो वहां से लेकर जाइंट 75 मीटर साइज रखने वाले बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म भी इस किंगडम का हिस्सा हैं। तो साइज में आपको देखिए इस किंगडम के अंदर बड़ी वेरिएशन नजर आएगी। फिर इसी तरह से आपको इस किंगडम के अंदर वेरिएशन नजर आती है बॉडी स्ट्रक्चर के लिहाज से। बॉडी स्ट्रक्चर भी इनका बड़ा मुख्तलिफ एक दूसरे से। बॉडी स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर आप देखें तो इनकी बॉडी यूनिसेलुलर भी है और दूसरी तरफ मल्टी सेलुलर भी है। यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर बॉडी रखने वाले ये ऑर्गेनिजम्स हैं। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों में आपको सॉलिटरी फॉर्म्स भी मिलेंगी और कॉलोनियल फॉर्म्स भी मिलेंगी। और फिर मल्टी सेलुलर बॉडी के अंदर आपको फिलामेंटस फॉर्म भी मिलती हैं और कॉम्पैक्ट मल्टी सेलुलर फॉर्म्स भी मिलती हैं। फिलामेंटस का मतलब है धागेनुमा, और इसके अलावा इनमें आपको फिलामेंटस के साथ साथ कॉम्पैक्ट फॉर्म्स भी मिलेंगी। कॉम्पैक्ट फॉर्म्स का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर फॉर्म की तरह, जैसा कि प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी होती है, तो इस तरह से कॉम्पैक्ट फॉर्म्स भी मिलेंगी। लेकिन ये जो कॉम्पैक्ट फॉर्म्स होंगी दे आर कॉल्ड थैलॉइड। थैलस इन्हें कहा जाएगा। थैलस का मतलब है कि अ बॉडी विच कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। अ बॉडी विच कैन नॉट बी differentiated into root, stem and leaf. Root, stem and leaf, एक ऐसी प्लांट बॉडी जो रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट ना की जा सकती हो उसको थैलस कहा जाता है। तो इसमें इस तरह से थैलस लाइक कॉम्पैक्ट बॉडी भी मिलती है। इसके अंदर आपको फिलामेंटस बॉडी भी मिलेगी। इसके अलावा कॉलोनियल फॉर्म भी आपको मिलेंगी। कॉलोनियल फॉर्म यानी यूनिसेलुलर होंगे तो ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं, अकेले अकेले भी पाए जा सकते हैं, और अगर ये कोई लूज एग्रीगेशन फॉर्म करें तो उसे कॉलोनियल फॉर्म कहा जाएगा, कॉलोनी कहा जाएगा। तो इसमें ये कॉलोनियल और सॉलिटरी दोनों स्टेट्स पाई जाती हैं। तो आप देखिए बॉडी स्ट्रक्चर के लिहाज से इनके अंदर कितनी ज़्यादा वेरिएशन नज़र आ रही है। फिर इसी तरह से आपको इनमें मज़ीद डाइवर्सिटी नज़र आएगी मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट के अंदर। दे ऑल्सो शो डाइवर्सिटी इन मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स। मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स यानी अपनी न्यूट्रिशन ये कैसे हासिल करेंगे। तो मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स के लिहाज से अगर आप इनको कंपेयर करें तो आपको यहाँ पर ऑटोट्रॉफ्स भी मिलेंगे। ऑटोट्रॉफ्स जो कि इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मैटर खुद बना सकते हैं। ऑटोट्रॉफ्स
लेकिन यहाँ पर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते हैं, यहाँ पर सिर्फ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस शो करने वाले ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन लिबरेट होता है और वाटर का यूज होता है। ये बात आप पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होंगे। इसके अलावा यहाँ पर हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में दोनों ग्रुप्स हेटरोट्रॉफ्स के नजर आते हैं। हेटरोट्रॉफ्स में कुछ इनमें एब्जॉर्प्टिव टाइप के हेटरोट्रॉफ्स होंगे, कुछ इंजेस्टिव टाइप के। एब्जॉर्प्टिव का मतलब है जिस तरह से बैक्टीरिया अपने बॉडी से बाहर एंजाइम सिक्रीट करते हैं, पहले फूड डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्टेड प्रोडक्ट को फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इस तरह के एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स हो सकते हैं। और इसके अलावा इंजेस्टिव का मतलब है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पहले फूड को इंजेस्ट करे, बॉडी के अंदर लेकर जाए उसको, और उसके बाद फिर विद इन द बॉडी उसको डाइजेस्ट करे। तो इसमें एनिमल्स की तरह इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स भी हैं और इसके अंदर आपको बैक्टीरिया की तरह एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स भी मिलेंगे। तो ये मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट के लिहाज से भी ये वेरिएशन शो कर रहे हैं। इसके अलावा आपको जो मजीद वेरिएशन नजर आएगी यहाँ पर वो नजर आती है इनकी रिप्रोडक्शन के लिहाज से। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सभी प्रोटिस्ट में पाई जाती है, लेकिन इसके साथ साथ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमीट फॉर्मेशन, जिसके दौरान मियोसिस होगा और उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन जिसे सिनगैमी कहा जाता है, ये दोनों इवेंट इसके अंदर इंक्लूड होंगे। यानी रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो तमाम ग्रुप्स में पाई जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा मैनी ऑफ देम आर ऑल्सो कैपेबल टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमीट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस का इस्तेमाल करते हैं। उनमें मियोसिस का इवेंट परफॉर्म होगा। मियोसिस रिडक्शनल सेल डिवीजन है और मियोसिस के बाद जो हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं तो उन हैप्लॉइड गैमीट्स को फिर आपस में फर्टिलाइज करवाया जाता है, तो फर्टिलाइजेशन का इवेंट भी होगा। फर्टिलाइजेशन के लिए एक और टर्म भी यहाँ पर पॉइंट आउट की हुई है, फर्टिलाइजेशन इज आल्सो नोन एज सिनगैमी। तो सिनगैमी भी ये शो करते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग टाइप के ऑर्गेनिजम्स होंगे। अच्छा, तो इस तरह से आप देखिए कि रिप्रोडक्शन में भी आपको वेरिएशन नजर आ रही है। लोकोमोशन एक और फीचर है जिसकी बुनियाद पर ये एक दूसरे से डिफर करते हैं, एक दूसरे से वेरिएशन शो करते हैं। लोकोमोशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो इनमें बाज ऐसे हैं जो एक जगह पर स्टैटिक होते हैं, यानी वो नॉन लोकोमोटरी ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो स्टैटिक लाइफ गुजारते हैं, वो सेडेंट्री कहलाएंगे। सेडेंट्री का मतलब है नॉन मोटाइल। तो इनमें बाज सेडेंट्री होते हैं, सेडेंट्री, और सेडेंट्री को स्टेशनरी भी कहा जाता है। तो इनमें से बाज सेडेंट्री या स्टेशनरी होते हैं और दूसरे इनमें मोटाइल होते हैं। मोटाइल, तो जो मोटाइल होंगे उनके अंदर भी फिर बड़ी वेरिएशन नजर आती है। मोटाइल के पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स की बड़ी वैरायटी है। सम ऑफ देम हैव प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया। अभी आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे। स्यूडोपोडिया इनके पास होंगे, कुछ के पास सीलिया मौजूद होंगे, कुछ के पास फ्लैजेला पाए जाएंगे। गर्ज ये कि इनके पास वैरायटी ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से लोकोमोशन में भी आपको इनके अंदर बड़ी वैरायटी नजर आती है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नजर आती है। आपने ये करैक्टरिस्टिक्स देखी, ये मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स जिनमें ये वेरिएशन शो कर रहे हैं, इनमें आप एक और करैक्टर भी ऐड कर सकते हैं, वो है इनका मोड ऑफ लाइफ। तो मोड ऑफ लाइफ इनका वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, यानी ये एक जैसा मोड ऑफ लाइफ शो नहीं करते। तो मोड ऑफ लाइफ में आपको इस ग्रुप के अंदर फ्री लिविंग फॉर्म भी मिलेंगी। फ्री लिविंग का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आज़ाद ज़िंदगी गुजारते हों, फ्री लिविंग, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ उनका कोई इंट्रैक्शन ना हो, वो आज़ाद ज़िंदगी गुजारते हैं, उन्हें फ्री लिविंग कहा जाता है। फ्री लिविंग के साथ साथ इनमें आपको सिम्बायोट्स भी मिलेंगे जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ म्यूचुअल एसोसिएशन बनाकर रहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको पैरासिटिक फॉर्म्स भी मिलेंगी जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचा के खुश होते हैं, पैरासिटिक फॉर्म्स। और इसके अलावा यहाँ पर आपको सेप्रोफिटिक फॉर्म्स भी मिलेंगी, सेप्रोफिटिक फॉर्म्स जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करते हैं। सेप्रोफाइट्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो ये इस तरह से वैरायटी ऑफ मोड ऑफ लाइफ इज फाउंड। पैरासिटिक फॉर्म्स ये अक्सर पैथोजेनिक इन नेचर होती है, इनको आप पैथोजेनिक फॉर्म्स भी कह सकते हैं। पैथोजेनिक फॉर्म यानी डिजीज कॉजिंग।
तो इनमें से बहुत सारे अभी आपको नजर आएंगे जो ह्यूमन में डिजीज कॉज कर रहे हैं और बहुत सारे वैल्यूएबल प्लांट्स के अंदर वो डिजीज कॉज कर रहे हैं, उनको याद रखना इंतहाई ज़रूरी है। आगे चलकर अभी ये चीज़ें सामने आने वाली हैं। तो बहरहाल आप ये याद रखिए कि प्रोटेस्टा के मेंबर्स के अंदर आपको बड़ी वैरायटी नज़र आती है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नज़र आती है। इस वेरिएशन को डाइवर्सिटी कहा जाता है, डाइवर्सिटी अमंग द प्रोटेस्ट। So they show diversity in size, body structure, methods of obtaining nutrient, reproduction, locomotion, mode of life. Because of this diversity, ये जो इतनी huge diversity आपको बताई है, इस diversity की वजह से protists को polyphyletic group of organism कहा जाता है। Protists are supposed to be polyphyletic group of organisms. Protists are called polyphyletic group of organisms. पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये बात भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में रीजन की फॉर्म में पूछी जाती है कि व्हाई प्रोटिस्ट आर कॉल्ड पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो पॉलीफाइलेटिक का मतलब ये है कि दे डू नॉट शेयर कॉमन एंसेस्ट्री। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट शेयर कॉमन एंसेस्ट्री, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच डज नॉट शो कॉमन एंसेस्ट्री। या फिर आप इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्टर्स। आप इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्टर्स। ये तो इस बात का मतलब हो गया कि भाई पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, व्हाट इज पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आपने इसमें तो आंसर देना है कि अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच डज नॉट शो कॉमन एंसेस्ट्री, या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्टर्स। ये तो इस बात का मतलब हो गया। बट व्हाई प्रोटिस्ट आर कॉल्ड पॉलीफाइलेटिक, उनको ये पॉलीफाइलेटिक का टाइटल क्यों मिला है। तो आपने इस व्हाई का आंसर ये देना है कि एक्चुअली प्रोटिस्ट हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्टर्स। एक्चुअली प्रोटिस्ट हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्टर्स। ये कैसे पता चला कि भाई ये डिफरेंट एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। तो इस बात का अंदाजा यूं लगाया गया है कि ये जो आपको डाइवर्सिटी बताई गई है ना इनके अंदर, ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से डाइवर्सिटी शो कर रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्सिटी इट इज अज्यूम्ड दैट प्रोटिस्ट हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्टर्स। ठीक है भाई, आपने इस बात का आंसर कैसे देना है कि वाई प्रोटिस्ट आर कॉल्ड पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आपने इसका आंसर ये देना है कि बिकॉज प्रोटिस्ट हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्टर्स एंड दिस इज अज्यूम्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइवर्सिटी इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल, दे शो डाइवर्सिटी इन साइज, in body structure, in methods of obtaining nutrients, in mode of reproduction, in mode of locomotion, in mode of life. Therefore it is assumed that they have been evolved from different ancestors and that's why they are known as polyphyletic group of organism. ठीक है, तो इस बात का आपने आंसर यूं देना है। आपको ये बात समझ में आ रही है कि पॉलीफाइलेटिक का मतलब क्या है कि एक ऐसा ग्रुप जो डिफरेंट एंसेस्टर से, एंसेस्टर कहते हैं आबाओ अजदाद को, यानी ये बात तो कंफर्म है कि प्रोटिस्ट डायरेक्टली प्रोकैरियोट से ओरिजिनेट हुए, लेकिन यह बात अभी क्लियर नहीं है कि प्रोकैरियोट के किस ग्रुप से ये ओरिजिनेट हुए। लेकिन यहां पर यह जरूर अज्यूम किया जाता है इनकी डाइवर्सिटी को देखते हुए कि प्रोकैरियोट्स के किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से इनका ओरिजिन नहीं हुआ, बल्कि प्रोकैरियोट्स के डिफरेंट ग्रुप से ये ओरिजिनेट हुए। तो इस वजह से इनको पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कहा जा रहा है। ठीक है भाई, तो ये रीजन भी क्लियर हो गया कि इनको पॉलीफाइलेटिक ग्रुप कहने का मकसद क्या था। अच्छा, तो अभी हमने जिक्र किया कि ये जो प्रोटिस्टा किंगडम है इसके अंदर आपको वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, उनमें से कुछ प्लांट लाइक हैं, कुछ एनिमल लाइक हैं और कुछ फंजाई लाइक। तो प्रोटिस्टा को प्राइमरली इन्हीं तीनों ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। एज फार एज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा इज कंसर्न, प्रोटिस्टा को अगर हम क्लासीफाई करें या फिर हम इसके मेजर ग्रुप्स बताएं, मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा, तो ये जो मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा हैं इनको आप 3 ग्रुप्स में रिकग्नाइज कर सकते हैं। दीज मेजर ग्रुप्स कैन बी रिकग्नाइज इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप्स। उनमें से एक ग्रुप होगा एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स,
एनिमल लाइक प्रोटिस्ट का यहाँ पर सिर्फ एक ही ग्रुप इंक्लूडेड है और वो ग्रुप है प्रोटोजोआ, उन्हें कहा जाता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ ये पहले एनिमल किंगडम में थे, अब इनको वहां से निकाल कर इस किंगडम में शामिल कर दिया हुआ है। तो इनको वहां से क्यों निकाला गया, इनका रीजन ऑफ एक्सक्लूजन क्या था, ये अभी आगे चलकर हमने इस बात को रिकग्नाइज करना है। बहरहाल एक ग्रुप इनमें एनिमल लाइक प्रोटिस्ट का होगा जो कि एनिमल किंगडम से निकाले हुए ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद दूसरा ग्रुप यहां पर हम बना सकते हैं, द सेकेंड ग्रुप इज कॉल्ड प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। इनमें कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनकी शक्ल, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट से रिजेंबल करती हैं, लेकिन प्लांट से वो किसी न किसी बुनियाद पर डिफर भी करते हैं, तो इसी वजह से उनको वहां से एक्सक्लूड करके यहाँ पे शामिल कर दिया गया है। तो ये ग्रुप प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कहलाते हैं। और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट का जो ग्रुप यहाँ पर शामिल है उस ग्रुप का नाम है एल्जी, उन्हें एल्जी कहा जाता है। बाज़ लोग इसको एल्गी भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारे उस्तादों ने इसे एल्जी ही पढ़ा है, तो हम इसको एल्जी ही इसी तरह से पढ़ेंगे, एल्जी। तो एल्जी या एल्गी, तो ये एल्जी ग्रुप ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट का ग्रुप है। उसके बाद फिर तीसरा ग्रुप फंजाई लाइक प्रोटिस्ट पर मुश्तमिल है, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पहले फंजाई किंगडम में थे, लेकिन वहां से फिर इनको निकलना पड़ा। किस बुनियाद पर इनको निकाला गया ये भी हम यहाँ पे रीजन अभी आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, इनके दो ग्रुप्स यहाँ पर शामिल हैं। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में एक ग्रुप कहलाता है स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड्स, और दूसरे ग्रुप को कहते हैं वाटर मोल्ड्स। तो इस तरह से ये किंगडम प्रोटिस्टा इन चार मेजर ग्रुप्स में डिफरेंशिएट की जाती है। इसमें से प्रोटोजोआ ग्रुप को एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कहा जाता है, एल्जी ग्रुप को प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, और जबकि ये जो दोनों ग्रुप्स हैं स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स, इनको कलेक्टिवली फंजाई लाइक प्रोटिस्ट कंसिडर किया जाता है। इन ग्रुप्स को अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इनके जनरल कैरेक्टर्स और इनकी डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में आपको बताएंगे, और इनका जो रीजन ऑफ एक्सक्लूजन है कि ये अपनी रिस्पेक्टिव किंगडम से क्यों निकाले गए थे, इस बात के ऊपर भी हम गौर करेंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर प्रोटोजोआ को फर्दर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.